अस्सलामुअलैकुम जी। लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया कैफ 1 का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे मैंने, और उन सवालों का सॉल्यूशन आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था, क्योंकि बुक अभी तक आप लोगों के पास नहीं आई। तो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में 14, 15, 16 और 18। ठीक है, 18 मैं खुद करवाऊंगा आपको अभी क्लास में, क्योंकि थोड़ी सी मैं भी बेसिकली आज डिस्पोजल स्टार्ट कराना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं डिस्पोजल स्टार्ट कराने से पहले थोड़ा सा एक और सवाल मेरा दिल है करा लूँ, ज़रा और पक्का हो जाए। सिंपल वाला सवाल है ये, वही सवाल जो आपने इंट्रो में किया हुआ, ये उस लेवल का सवाल है, लेकिन चलो थोड़ा सा पक्का हो जाए। उसके बाद फिर डिस्पोजल नई चीज़ है ना, तो उसके ऊपर फिर जो है वो आज एक सवाल उसका करवा दूँ, फिर उसको आप घर पे प्रैक्टिस करें, फिर कल उसका एक और सवाल करा के मे भी कल रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू तो हो ही जाएगा, लेकिन उसका डिस्पोजल फिर मैं मंडे की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि आप लोगों का पक्का पाँव होता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी अलग अलग तो बहुत आसान लग रही होती है ना, लेकिन जब आप क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं, बड़े क्वेश्चंस इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो जितना आपने इनको मजबूत किया होगा, इंशाल्लाह बड़े सवालों में आपको उतना ही आसानी की मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 का सलूशन है। ठीक है जी, आप में से किसी बच्चे को ग्रुप्स के अंदर मैंने वो PDF बना के भेज दिया था, किसी को ना मिला हो वो हाथ खड़ा करे। किसी को सलूशन सब ने चेक किया? सब किस किस ने चेक किया? किस किस ने चेक किया? हाँ ना किया करें ना। आप देखो आधे बच्चों ने चेक नहीं किया। मैंने कहा सब ने चेक किया, सब नीचे करके बैठे हुए हैं हाथ। एक बार सवाल करूँ समझ के जवाब दिया करें, ठीक है? तो जिसने चेक किया उसका आंसर सही था, कोई मसला तो नहीं है। 14, 15, 16 और 18, 14, 15, 16 इन 3 सवालों में से कोई सवाल आपको लगता है मैं करवाऊँ तो मैं करवा देता हूँ, बोले? नहीं, तो ये 14 का सोल्यूशन है, 15 और 16 कोई मसला नहीं आया इनमें। बिल्कुल वही आपने फॉर्मेट फॉलो किया जैसे हमने ये सवाल के अंदर ये तरतीब रखी थी। मैंने यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया था, एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाए थे भाई। एक्सट्रैक्ट्स तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है? आपको इनकम स्टेटमेंट, इस सवाल से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स क्या बनेंगे आपके सामने ये सवाल मौजूद है। एक फिक्स्ड एसेट है, एक मतलब एसेट्स हैं हमारे पास, वो एसेट्स हैं कॉस्ट पर रखे हुए हमने, और उनकी डेप्शन को हम प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर रख रहे हैं। तो हमारे P&L के अंदर तो सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस जाएगा फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट के अंदर हमारे इस एसेट की बुक वैल्यू जाएगी। बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। चलो अभी अगला सवाल करवाता हूँ मैं, 18वां, तो उसका एक्सट्रैक्ट फिर बना लेंगे, ठीक है जी? कौन सी वर्किंग? ये वर्किंग 1 ज़रूरी है, लेकिन इसको इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है, बट आप इसी तरह से करने लग जाओगे, क्योंकि मैंने हर दफ़ा ऐसे ही करनी है, तो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना? वर्किंग जो है कौन सी? बेटा कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना जब आएगा तो, ठीक है? हर वर्किंग ज़रूरी है, ठीक है? अब वर्किंग करने का तरीका क्या है वो आप देख लें, कोई मसला नहीं। आई कैप सारी वर्किंग जो है, लेजर ही नहीं बनाता। आगे चलेंगे ना, हम बड़े सवालों में जाएंगे, लेजर से वर्किंग, लेजर की फॉर्म में हम वर्किंग करते हैं। आई कैप लेजर नहीं बनाता सोल्यूशन में, वो ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ कर देता है। वर्किंग आपने मिसाल के तौर पर ये 32,5 कहीं सवाल में गिवन है? ये 32,5 सवाल में कहीं गिवन है? मेरा सवाल है आपसे, नहीं ना गिवन। आपने निकाला ना, किसी न किसी तरह से निकाला ना, वो जैसे भी निकाला है आपने वो दिखा देना है आपने। अब वो ब्रैकेट में वर्किंग यहीं पे कर दें आप सारी, या आप इस तरह से प्रॉपर वर्किंग करें, आपकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन अब ये 200 है, अब ये सवाल में गिवन है, इसकी कौन सी वर्किंग है? कोई वर्किंग नहीं है ना, तो बस ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, वो एक्सट्रैक्ट्स कहता है, तो ज़रूरी नहीं है लेजर बना के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं आप, तो देखेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सादा सी बात फिलहाल इतनी ज़हन में रखो, आपने कोई फिगर कैलकुलेट की है तो ये 15 कहीं नहीं लिखा हुआ था, निकाला है ना, तो कैसे निकाला है बता दो, ठीक है? तो जो फिगर सवाल में गिवन नहीं है और आपने कैलकुलेट की है, तो वो वर्किंग के जरिए बतानी जरूरी है। वो वर्किंग अगर अलग की है तो उसको फिगर से रेफर कर दो, अलग नहीं की ब्रैकेट में कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? दलेरी से खेलना है, कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखूं, ऐसे नहीं डरना, नहीं ऐसी छोटी बातों से नहीं डरना, ठीक है? इन वजह से आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल दलेरी के साथ, शुरू से ही दलेरी के साथ लड़ना शुरू करो। मैंने आपको एक बात की थी, शायद आपकी क्लास में की हो, शायद भूल गया हूँ, शायद CMA में की हो, कि
सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है आप लोगों का डर। आधे बच्चे मैंने अक्सर देखा है कि पेपर से पहले ही जो है ना वो डर की वजह से फेल हुए होते हैं, पेपर शुरू होने से पहले ही फेल हुए होते हैं। कमाल होगी यार, डरना नहीं है, ठीक है, दिलेरी से। अच्छा जी 14 जी 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 बोलो बोलो। हाथों से जी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ऐसे करके ऐसे करके बनाते कितना अच्छा। मैंने आपको एक बात की थी स्टार्ट में, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि पढ़ने वाले एग्जामिनर को, चेक करने वाले को समझ आएगा आपने क्या लिखा हुआ है। फूल बूटे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आएगा क्या लिखा हुआ, दैट्स इट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, खुशखती का तो पर्चा है नहीं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए का मतलब बस इतना है कि अगले को समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दलेरी से नहीं नहीं इग्नोर नहीं करने वाली, यही तो बुज़दिल कर देती हैं और यही दलेर करती हैं आपको। जी चलें आ जाएं 18वें पे, 18वीं तरमीम पे आ जाएं। अच्छा ये भी होमवर्क में था, अभी ये क्लास वर्क करने लगे, ठीक है जी। ले जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, अकोमोडेशन अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। चलो ये मेरी तरफ से तोहफतन हदियतन। जर्नल एंट्री ज़बानी बस, वो आसान बहुत है। मुश्किल चीज़ें जब शुरू होंगी, जो भी नई चीज़ करेंगे, जैसे अब डिस्पोजल करेंगे उसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। जब हम एक्सचेंज और फिक्स एसेट पे जाएंगे, ये नेक्स्ट वीक में सारा कुछ हो रहा हो ना, हम उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अब एसेट खरीदा उसकी क्या एंट्री करनी है, डेप्शन की क्या एंट्री करनी है, सीख ली ना, एक दिन देख लिया आपने, बचपन से सीखी भी हुई है, ठीक है। तो ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। चलो यार लिख के ले, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, ठीक। अच्छा जी, एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फो। अच्छा बनाना क्या है, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन यकम जनवरी 12 या फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान ऑन यकम जनवरी 12। ये पहला सवाल है इस तरह का। 16वां भी वैसा ही था, 15वां भी, 14वां भी, जैसा हमने 13वां किया था। क्या मतलब, प्रॉबेबली पहला साल 2009 था तो ओपनिंग कुछ नहीं था, तो उसमें हमने एडिशन सिर्फ किए, फिर उस साल का क्लोजिंग बना और वो फिर 10 में ओपनिंग बना, ठीक है ना। लेकिन तो अगले तीनों सवाल भी ऐसे ही थे। लेकिन ये जो 18वां सवाल है, इस सवाल के अंदर बिजनेस पहले से चला आ रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर सवाल ऐसा ही हुआ करेगा आपको कि वो बिजनेस का पहला साल होगा और आपको ओपनिंग नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वैसा होना बहुत कम है, ऐसा ज़्यादातर हुआ करेगा कि एक बिजनेस चल रहा है और बीच में आप किसी एक साल के अंदर खड़े हुए हैं, तो भाई जो वो बाबर वाले सवाल में या उससे अगले 14वें 15वें 16वें सवाल के अंदर आपका जो दूसरा साल था ना, दूसरा साल ये 2010, तो बेसिकली ये सवाल जो है ये देखा जाए तो ये यहाँ पे मौजूद है, पिछले साल के ऊपर नहीं, यहाँ पे मौजूद है। तो ओपनिंग बैलेंस है एसेट अकाउंट का भी गिवन, ओपनिंग बैलेंस है अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का भी गिवन। ये दोनों बैलेंसेस अगर अलग अलग पड़े हों तो फौरन समझ जाओ एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वजूद ही कब आता है, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में करने की बजाय एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर करते हैं। एसेट अकाउंट के अंदर डेप्शन की एंट्री नहीं की आपने, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या शो करता रहेगा, कॉस्ट। डेप्शन की एंट्री कहाँ की आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर, अलग एक अकाउंट में इकट्ठी कर रहे थे। तो इस अकाउंट के आने का मतलब ही क्या है, एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे, ठीक है। और इन दोनों को नेट करके आप बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाए जी, अब सवाल भी शुरू कर दें जी। एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन यकम जनवरी 12 या फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान ऑन यकम जनवरी 12। इन बातों का मतलब क्या है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी, ओपनिंग एसेट का और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो स्टार्ट हम इसी से किया करेंगे, लेजर ओपन करेंगे, लेजर उसने कहे हैं ना सबसे पहले ओपनिंग। अच्छा लेजर्स रिक्वायर नहीं करता, बड़े हो गए आप लोग, ठीक है, लेकिन बुनियाद तो बहरहाल यही है। जर्नल एंट्री बहुत कम रिक्वायर करता है लेकिन बहरहाल बुनियाद तो वही है, तो पता तो होता ही है आपको, ठीक है।
बहरहाल अभी तो हम चूँकि सीखने के ज़माने में हैं तो हम लेजर्स बनाएंगे अभी, पाँव पक्के करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉलोइंग, अच्छा, और जो नोट मांगता है, जो सबसे ज़्यादा मांगता है सवाल इस टॉपिक में, वो नोट क्या है? वो नोट कुछ नहीं है, इन्हीं लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मजबूत कॉन्सेप्ट मजबूत यहीं पर ही होना है, बाकी फिर यहीं से ही चीज़ें अगली बनती है। अकाउंटिंग यही है IAS 16 की, जो आप पढ़ते आ रहे हैं या जिसके अंदर मैंने चीज़ें आपको मजीद पढ़ानी है। नई चीज़ें मैंने क्या पढ़ानी है आपको? डिस्पोजल पढ़ाना है, मैं आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट पढ़ाना है, चेंज इन एस्टीमेट पढ़ाना है आपको, और मैंने आपको रीवैल्यूएशन पढ़ानी है। बाकी वही IAS 16 जो आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद उसी को आगे थोड़ा सा जो है वो PP का नोट बनाना सीख लिया, टैक्स बना रहे हैं, इनकम से बैलेंस तो आपको बनानी आती है, लेकिन चलो नई चीज़ों के साथ बनाना सीख लेंगे, एंट्रीज आपको वैसे आती हैं, ठीक है। तो बहरहाल अकाउंटिंग यही है जो आप सीख कर आए हैं और जो आप अभी सीखेंगे अगले एक हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। आगे कहता है एडिशंस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 12, और 2 एडिशन नज़र आ रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन। कितने बच्चों ने 10% ले लिया बिना देखे? होंगे कोई 2-4 तो। ध्यान से सवाल पढ़ा करो। सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी सवाल को सही करने में है उसकी रीडिंग आपकी जितनी बेहतर होगी, आप उतना ज़्यादा अच्छा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम हमें तो हमारे साथी कहा करते थे 3 दफ़ा सवाल पढ़ो, पर्चे में 3 दफ़ा सवाल पढ़ो फिर करना शुरू करो। मैं बच्चों को कहता हूँ चलो डिस्काउंट ले लो, 2 दफ़ा पढ़ो, कम से कम 2 दफ़ा सवाल को पढ़ो। ये तो आसान सवाल चल रहे हैं ना, अभी जब एग्जाम लेवल के सवालों पे जाएंगे, कम से कम 2 दफ़ा सवाल को पढ़ो और उसके बाद फिर तीसरी बार पढ़ते हुए करते जाओ सवाल को, ठीक है। एसेट अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बना दें, 31 दिसंबर 12 और 13 2 साल का, ठीक है जी। चलें जी बना देते हैं जी, कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है ना, तो इसलिए आप रिलैक्स होके बस मुझे कैलकुलेटर्स निकाल लें, मुझे करवाते जाएं सवाल, ठीक है, ओके। बुक का पेज नंबर जो है वो मैं लिख देता हूँ, आपके पास वही बुक आई नहीं, उधर ही रहे भाई, मैं पेज नंबर लिखने आ रहा हूँ, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे? 148 पे, ठीक है जी। लिख लें फिर बाद में फ़ायदा हो जाएगा जी। एसेट अकाउंट, और दूसरा है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये है तो मतलब ये कॉस्ट पे, बस ये छोटी छोटी बातें सीखते चले जाएंगे हम, ओके। अच्छा जी, लवाजमात आपने खुद पूरे कर लेने, रुपीज़ लिखना है, बल्कि एक बात सुने, कल आपको जाते जाते एक चीज़ सिखाई थी, रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन मिलियन, हाँ ठीक है। तो ये भी सवाल किस में कर लेते हैं? रुपीज़ इन 1000 में, ठीक है। तो फिर ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, नया नया काम है ना, अभी आपको आदत नहीं है, ज़रा आदत पड़ जाएगी तो फिर मैं लिखना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा पेपर तो पास है, आपने लिखते रहना है, क्योंकि आपका पेपर अभी पास नहीं है। हो जाएगा तो फिर आप भी याशियाँ किया करना ये वाली, ओके। अच्छा जी, अब शुरू करें काम। तो सबसे पहले सवाल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग बैलेंसेस। एसेट अकाउंट को ओपनिंग है, एक्यूमुलेशन अकाउंट को ओपनिंग है 1 जनवरी 12 को। तो 1 जनवरी 12 पे ब्रॉड डाउन कितना है जी? 900 900 नजर आ रहा है? बच्चे तो कुछ कम हुए हैं आज, जुम्मा हफ्ता, हाँ जी, वीकेंड नज़दीक आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये मसले मसाइल अल्लाह माफ़ करे हैं जी, ऐसे ना किया करें, इसी दफ़ा पास करें ना, इसी दफ़ा जी। कितना? 350, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग लिख लिया। अच्छा, ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री, क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। ओपनिंग क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का CD इस साल का BD बन जाता है, और इस साल का क्लोजिंग क्या होता है? वो हम इस साल का क्लोजिंग लेजर में बैलेंसिंग निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ है जी? जी, इस साल के अंदर 2 एडिशंस हुए हैं, 1 मई 12 को और 1 अगस्त 12 को, ठीक है। एडिशन की एंट्री में भूल गया थोड़ी, आपको याद है? तो बोलो ना, फूटो ना। मैंने आपको एक बात की थी कि मैंने एंट्री बोलने वालों को पास होते देखा है कसरत से,
शोर नहीं मचाना, मुझे पता है वैसे भी नहीं मचाना, लेकिन अब तो रमज़ान है, बोलोगे ज़्यादा ज़ोर से तो आपका भी गला खुश्क होगा, मेरी तरह थक जाओगे। आहिस्ता से बोलो, बट बोलो ज़रूर। एंट्री लाजमी बोलनी है, जब भी कभी आपने यहाँ, मैं कोई एंट्री पास करूँ यहाँ पे, आपने उसको बोलना ज़रूर है, ठीक है। तो एसेट खरीदने की एंट्री मुझे पता है आपको आती है, लेकिन फिर भी आप बोलें जी। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 180 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। किस दिन जी? 1 मार्च 2000 मई, अच्छा मार्च लगा मुझे, किसी ने बोला। चलो शरारतें ना किया करो मेरे साथ। एक और एडिशन भी है उसकी क्या डेट है उसकी? 1 अगस्त, और उस एडिशन की एंट्री भी यही होगी। अमाउंट कितनी है? 180। तो 1, हाँ मैं खुद ही देख लेता हूँ इस तरह से, तो इससे तो बेहतर है मैं खुद ही देख लूँ। हाँ जी, तो 130 से एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, 1 8 12, कहानी खत्म। मुश्किल तो नहीं है ना ये काम, तो लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी है कि डिस्पोजल ने अब इसी में ही फिट होना है आके। ये सब कुछ ऐसा ही होगा, चीज़ थोड़ी सी बढ़ा ली जाएगी, ठीक है ना। वही तरतीब में सारी चीज़ें चलती आ रही हैं और नई चीज़ें बीच में हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जी सब कुछ हो गया, अब एसेट अकाउंट को क्लोज कर देना है और एक्यूमुलेशन अकाउंट को भी क्लोज करना है, लेकिन उसको क्लोज करने से पहले तो बस अब एक तरतीब ये रख लेते हैं कि सारे अकाउंट्स ही एंड पे क्लोज करेंगे, ठीक है। एसेट अकाउंट अभी क्लोज हो सकता है, लेकिन छोड़ो, अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसके बाद फिर दोनों अकाउंट्स को एक ही बार क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपको सिखाई थी वर्किंग ऑन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करेंगे हम, और ये हम करने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड FYE में लिख देता हूँ, वर्किंग है ना मेरी, काम चल जाता है, ओके। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 जी। सबसे पहले किसकी डेप्शन? ओपनिंग एसेट्स की। ओपनिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो ब्रॉड डाउन में होते हैं, बड़ी मेहरबानी। ओपनिंग एसेट्स वो होते हैं जो पिछले साल के एंड पर पड़े थे, इस साल खरीदे नहीं है। 1 जनवरी 12 को भी अगर कोई एसेट खरीदा है ना, तो वो ओपनिंग नहीं है, ठीक है। ओपनिंग वो जो पिछले साल के एंड पर क्लोजिंग में पड़े हुए थे, ठीक है तो ओपनिंग एसेट्स पे डेप्शन सबसे पहले हम निकाला करते हैं, तो ऑन ओपनिंग एसेट्स। अच्छा जी, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, मतलब वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं लिखा करनी आपने वाली, तो अभी याद करने का ज़माना चल रहा है, तो इसलिए अभी 1 आध दिन लिख लें, फिर उसके बाद बोला लाजमी करें, लिखा ना करें, ठीक है। तो मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो जोन सा मर्जी एसेट्स की जिंदगी का साल हो, 10वां हो, 20वां हो, 5वां हो, पहला साल तो होता ही कॉस्ट है ना, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट अप्लाई होना है या लाइफ से डिवाइड करना है, तो किस चीज को करना है? उसको। इसका मतलब ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो ओपनिंग एसेट्स की हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में रेलेवेंट क्या चीज है? कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया था कि इकट्ठी कर लो बस ओपनिंग 900 पता नहीं कितने एसेट्स की कॉस्ट है, हमें इससे क्या, वो 900 एसेट्स, 900 रुपए के एसेट हो सकता है, 10 एसेट्स हो सकता है, 5 एसेट्स हो, कोई कभी आया हो कोई कभी आया हो, हमें जब आया हो उससे इस वक्त सरोकार नहीं है, इस साल के पहले दिन वो मौजूद हैं सारे के सारे, और पूरा साल हमारे पास रहे भी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स लेंगे हम, ठीक है। तो ओपनिंग, मैं ओपी लिख रहा हूँ, ओपनिंग जरा जगह तंग होगी मादरत, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो ओपनिंग कॉस्ट कहाँ से मिलेगी? सवाल से ढूंढने जाके, एक बार सवाल से देखकर हमने ये ओपनिंग कॉस्ट निकाल तो ली है, ये वाली फिगर है जिसको अब हमने यूज़ करना है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो 900 रुपये को रेट से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ नहीं 900 नहीं, 900 लिख लेना तो पहले मुझे, मैं क्या 180 लिखना है, मेरा तरा निकल गया है जी, ऐसा ना कराया करो जी। 900 स्लो हूँ ज़रा, मैं देख तो रहे हो आप लोग, इंटू 20%, इंटू कितने कितने बटा 12, कितने बटा 12, कभी भी नहीं लगाना। मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पे कि कभी भी जो डेप्रिसिएशन आप इन ओपनिंग की, यहाँ यानी इस पहले स्टेप के अंदर जहां पे आप ओपनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं, वहां पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई, वो एसेट्स जो इस साल के स्टार्ट में नहीं थे और दौराने साल आए, वो यहां होते ही नहीं, उनका तो अलग खाता है ऑन एडिशन।
वो एसेट्स जो अभी इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम नया काम करेंगे, इस सवाल का जो नया काम करना है डिस्पोजल क्या होता है, एसेट बिजनेस से निकल जाए, तो वो एसेट्स होते हैं डिस्पोजल, वो एसेट्स होंगे जो साल के पहले दिन तो होंगे लेकिन साल के एंड होने से पहले निकल जाएंगे, तो वो भी पूरा साल नहीं रहे तो वो भी यहां पर नहीं नजर आएंगे। यहां पे बस सिर्फ वो एसेट्स होने चाहिए जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहे, ठीक है, यहां पर सिर्फ वो एसेट्स होने चाहिए, ओके, जो पूरा साल हमारे पास रहे, यानी यहां पर फ्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, ओके। और एक और बात भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, यहां सिर्फ वो एसेट्स आते हैं जो हमारे पास पूरा साल रहे, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक रहे। अच्छा, अब इस पर कोई फ्रैक्शन तो लगा नहीं, कितना आंसर आ गया जी? ये वो 180 है जो आप कह रहे थे। अच्छा नहीं जी, ओपनिंग की तो डेफिनेशन निकल आई। अब ऑन एडिशंस, अब एडिशंस दो हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी हों यहाँ पे उनकी डेफिनेशन लेंगे। अब एडिशन जो होता है, दौराने साल ये एसेट आए हैं, तो अगर ये एसेट पहले दिन साल के नहीं आए तो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होंगे, तो जितना अरसा इस्तेमाल होंगे उतने अरसे की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो पहला एसेट 180 का एसेट है, 20% डेप्रिसिएशन रेट है, और ये कब आया? यकम मई। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं था, 4 महीने नहीं था, 8 महीने हमारे साल में इस्तेमाल हुआ, तो इंटू 8/12, 9/12, किसी ने बोला 9/12 जी, 24। अच्छा, ये ना ब्लैक ब्लू नजर आ रहा है, पता नहीं है, नहीं वर्किंग मुझे ब्लैक से करनी चाहिए। चलो ये नजर आ रहा है एंड पे बेटा, ये चलो अब ब्लैक से कर, 180 इंटू 20% इंटू 8/12 कहा था जी, कितना? 24। दूसरा एडिशन हुआ है 130 रुपए का, 20% डेप्रिसिएशन रेट है, और ये आया है यकम अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उंगलियों पे गिनने से बच्चा छोटा नहीं हो जाता, लेकिन नहीं गिनेंगे और गलती करेंगे तो आई कैप छोटा कर देगा, कहेगा दोबारा जाओ जरा, ऐसे चबले मार के, मतलब नंबर कटते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से, तो कोई मसला नहीं है ऐसे उंगलियों पे गिनने, मैं तो अभी भी उंगलियों पे गिनता हूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? टाइम का कोई मसला है? अच्छा जी, 5/12, 11, 10.83 भाई कह रहे हैं बनता है, मैंने कहा राउंड कर दो, दिलेरी से, यहाँ पे भी दिलेरी, ठीक है, तो राउंडिंग कर लिया करें, ओके, कोई गलती नहीं है ये प्लीज आप शुरू में ये बातें सीख लें, राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक। किसी ने लिखा 10.83 यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर अगर एक नंबर था, इसका एक नंबर मिल गया, किसी ने 11 लिखा, उसको भी एक नंबर मिलेगा, क्योंकि रुपीज इन 1000 आपने लिखा हुआ है, इस रुपीज इन 1000 का मतलब क्या होता है? राउंडेड टू नियरेस्ट 1000, ठीक है, तो ऊपर सिर्फ रुपीज लिखा हो तो राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज बन जाता है, वो आखिरी वाली फिगर को राउंड कर देते हैं, ठीक है। असल में आपको इसके नंबर मिल रहे हैं, इसके नंबर मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे 130 इंटू 20 इंटू लेट्स से 4/12 करें तो क्या आंसर आता है? ऐसे ही, गलत फिगर बताएं मुझे। हम्म 8.6 तो 9 कर लें, ठीक है, तो 9 यहाँ पे जो 9 लिखेगा उसके नंबर कटेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने ये गलती की। अच्छा, मिसाल के तौर पे राउंडिंग से दोनों सूरतों में 11 आ रहा हो, मिसाल के तौर पे ऐसी फिगर हो राउंडिंग की वजह से दोनों में 11 आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे 5/12 सही था और 4/12 गलत था, तो उसके नंबर कटेंगे बच्चे के, ठीक है ना। तो राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, प्लीज इसको आज ही समझ लें। ये सारा सेशन आपने जो है ना वो मेरी पिटाई करते रहना इस बात पे खाम जी। कोई डिस्पोजल वगैरह तो नहीं है ना अभी? सवाल पड़ा ही नहीं सर, होता क्या है? ओके, नो इश्यू। टोटल 2, अच्छा 215, अच्छा ठीक है, 215, 215 ले जी। अब ये क्या है ये? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसकी एंट्री मुझे भूल गई,
अच्छा देखो, मैं भूल जाता हूँ ज़रा, बुजुर्ग आदमी पता है आपको, भूल जाता हूँ, बूढ़ा, आप नौजवान हैं, ठीक है, आपकी माशाल्लाह याददाश्त तेज़ है, तो आपने मुझे याद कराते रहना, ठीक है। अकाउंटिंग मुझे आप नहीं पढ़ानी है। बोलो भाई। अब डेप्शन एक्सपेंस का लेजर मैं नहीं बना रहा, अगर वो मुंह से कह दे तो बना देना, वरना जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एंट्री कर लेना, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ऐसे ये दिमाग बंद करके ना, दिमाग के अंदर वो लेजर बना होता है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 215, ठीक है जी। ये आ गया जनाब आपका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1 से, और ये एंट्री आपने की 31 दिसंबर 12, ठीक है जी। अब ईयर एंड हो गया, तो 31 दिसंबर 12 पर कैरी डाउन इस एसेट का बैलेंसिंग फिगर कितना है? 1110। तो लेजर वो कहे तो नीचे ये टोटल वाला बना दिया करो, अच्छा होता है, ठीक है जी। हाँ, मैं तो नहीं बना रहा, 1210 कर लो, इसके ऊपर मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं हुआ करेगी, जो आप कहेंगे मैं वो लिख दिया करूँगा, क्योंकि आप जो फिगर लिखवा रहे होते हैं ना, मैं वो लिख रहा होता हूँ लेकिन सोच में अगली रहा होता हूँ, इसलिए जो आप लिखवाएंगे वो लिख दूंगा, ठीक है। बस आपने ध्यान से लिखवाना है। ओके नेक्स्ट, ये आपका शोबा है, कैलकुलेशन आपका शोबा है, ठीक है ना जी। और जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करके बैठे होंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन वाले भी मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2012 कि क्वालिफाई कर जाएंगे, मैं कहता हूँ आप, कुछ बच्चे मुस्कुराते हैं, और क्वालिफाई करने वालों के सींग होते हैं। यही हरकतें हैं जो आपको क्वालिफाई करवा सकती हैं, जैसे आप सवेरे सवेरे उठ के आ जाते हैं, जैसे आप रोज़ का काम रोज़ करते हैं, जैसे आप हफ्ते में एक टेस्ट देते हैं, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्वालिफाई करने के यही प्री रेक्विजिट्स हैं, और क्या सींग होते हैं क्वालिफाई करने वाले जी। 5165 है या खुदा दा वास्ता जे ए मेरा टाइम ना ज़ाया करा करो जी। 565। अच्छा, अब एक और साल भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है वो लर्न करेंगे आप रिजवान भाई की तरह, अगर एक साल अलग अलग आप एक्सट्रैक्ट्स बना लें तो क्या ख्याल है, ठीक है। तो पहले मैं 2012 के एक्सट्रैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, अच्छा पर्चे में वो एक्सट्रैक्ट्स मांगे ना, तो पूरे जो है ना वो सुर्खी पाउडर ला के तुसी बनाना है, ठीक है ना। क्या मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा तो आप लिखोगे कंपनी फलां कंपनी, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड, जो वो कहेगा पूरे लवाजमात के साथ, ठीक है ना। तो पीएनएल के अंदर आपको 2012 क्या इस पूरे इन दोनों लेजर्स में से सिर्फ कौन सी रेलेवेंट फिगर है जो पीएनएल में जाएगी? ना तो एसेट की कॉस्ट जाती है, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट आइटम है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्शन जाती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है, आज तक की डेप्शन आज तक एज ऑन बैलेंस शीट में होता है। इसलिए इस पूरे सवाल में आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ की कौन सी फिगर है? ये 215 जो यहां भी नजर आ रही है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जनाब आपका आ गया 2012 का 215। अच्छा, माइनस लगे तो अच्छा होता है, आपको जरा तसल्ली हो जाती है। वैसे डेप्शन एक्सपेंस लिखा हुआ काफी होता है, एक्सपेंस आपने लिख दिया ना, एक्सट्रैक्ट्स है ना, एक्सपेंस लिख दिया तो आगे माइनस का साइन नहीं भी कोई लगाता तो उसको भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है उसने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, आपको तसल्ली हो जाती है, जरा ये एक्सपेंस जो है वो माइनस और इनकम पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कर लिया। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या बैलेंस शीट जो भी लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख लें। एक्सट्रैक्ट्स अगेन सारे लवाजमात के साथ लिखेंगे आप, पर्चे में तो अगर लिखेंगे तो, ठीक है। लो जी, अब बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है जी? बैलेंस शीट में क्या जाना है जी? एसेट की बुक वैल्यू, याद रखिएगा, बार बार बोलता हूं मैं, बुक वैल्यू ने। और ये अब प्रोफेशनल तरीके से बुक वैल्यू निकलती है नोट के अंदर ही, नोट में ही हम निकालते हैं। पीपी का जो नोट बनता है ना, उसका एंड आंसर बुक वैल्यू होती है, वो बुक वैल्यू बैलेंस शीट के फेस पे जाती है। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप होपफुली 13वें 14वें लेक्चर में जब होंगे तो हम ये नोट ही बना रहे होंगे। पहले दिन आपको ये सिखाऊंगा, एक सादा सवाल जो पर्चे में नहीं आता वैसा सवाल पहले सबसे कराऊंगा ना, रिवैल्यूएशन के बगैर वाला, तो आपको बताऊंगा कि देखो जी ऐसे बुक वैल्यू निकली और ये बुक वैल्यू आपके बैलेंस शीट के फेस पे गई, ठीक है। और सही है ना। तो बहरहाल बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में, ये पूरा एनसीए नहीं लिखना आपने पर्चे में, नॉन करंट एसेट अगर वो रिक्वायर करे तो, नॉन करंट एसेट्स में
आपके एसिड का जो नाम है। वैसे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, लेकिन फिलहाल जरा ऐसे ही चल लेंगे, चले ऐसे ही चल लेंगे एसिड। अब अलग से कॉस्ट लिखूं, क्लोजिंग अकोमोडेशन लिखूं, क्लोजिंग नहीं। अब थोड़ा एक स्टेप आपको और बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक एक सीढ़ी है ना, आहिस्ते से चढ़ते रहा करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके छोटी सी वर्किंग करता हूँ इसकी जी। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं और आपके सामने क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। क्लोजिंग कॉस्ट क्या, एसिड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 1210। और इसमें से क्लोजिंग ही अक्यूमुलेट, देखो बुक वैल्यू जिस दिन की चाहिए, कॉस्ट में से उस दिन तक की अक्यूमुलेशन माइनस करनी है। अगर कोई आपसे कहे कि यकम जनवरी 12 पे मुझे बुक वैल्यू निकाल दो, ये ओपनिंग बुक वैल्यू होगी ना, तो आप कहोगे कोई मसला नहीं है, आप ओपनिंग कॉस्ट पकड़ोगे 900, माइनस कर दोगे उसमें से ओपनिंग अक्यूमुलेशन 350, तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बुक वैल्यू जानी है, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू के लिए आपको क्लोजिंग एसिड और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड कॉस्ट, क्लोजिंग एसिड की क्लोजिंग कॉस्ट, अब वो आज तक की सारे एसिड उसमें आ गए, ओपनिंग भी और एडिशन भी, और आज तक की डेप्रीसिएशन। अब आज तक की डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, जो साल के शुरू में पुराने एसिड्स थे उनकी डेप्रीसिएशन ओपनिंग पहले पिछले साल तक की आ रही थी, इस साल की आपने आज निकाल के ऐड कर दी, तो आज तक की डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, नहीं सॉरी, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स कितनी है जी, 1210, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 565। तो आंसर क्या आ गया, 645। ले एक्सट्रैक्ट्स, कोई मसला तो नहीं हो रहा। हाँ तो पिछले साल की बुक वैल्यू निकालनी है मैंने, कितना आया था, 6 कितना था, 5 या 6। यार एक बात किया करो खुदा के लिए, मैंने कहा है आपको जो बोलना है आपने मैंने लिख देना है, बाद में मुझे नजर आया नीचे तो 5 पड़ा है। इतने करीब आके देखोगे ना, आप नजर आएगा कि बोर्ड के ऊपर आपको करीब करीब वाली चीजें सारी नहीं नजर आ रही होती, आपको सारा बोर्ड नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा होता। अच्छा जी भाई, ओपनिंग कहाँ से, तो क्या करना है उसको, तो निकाल देना, हाँ तो निकाल देना, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जरूरत पड़नी थी असल में डिस्पोजल में जाके, लेकिन कौन से डिस्पोजल में, ये जो बात कही है ना, ये मंडे को जरूरत पड़नी है असल में, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा। तो बहरहाल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अगर वो ओपनिंग बुक वैल्यू कह दे, जो कि नहीं कहता, कह दे तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अच्छा जी चलें आगे। अब जी एक साल पे वो रुका नहीं है, वो कह रहा है एक साल अगला भी, जिनसे क्या कहा था 12 और 13 के लेजर्स बनाने। अब 13 शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले एडिशन लिख लेते हैं जी। नहीं, सबसे पहले ओपनिंग ले, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनाए। तो यकम जनवरी 2013, बी रोड डाउन कितना है जी, 1210 मेनू 10, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यकम जनवरी 13 पे बी रोड डाउन कितना है जी, 565। अब देख लें सवाल में आके आमिर भी दिखाएं जरा, सवाल में देख लें कोई एडिशन तो नहीं हुआ, कोई एडिशन नहीं हुआ। ओहो, फिर तो ये लेजर बनना ही नहीं था अगले साल का। ऐसी कोई बात नहीं है, एसिड नया नहीं आया, पहले वाले तो पड़े हैं ना, तो एसिड पड़ा रहे, उसी कॉस्ट से पड़ा रहे, और डेप्रिसिएशन तो आएगी ना, तो बुक वैल्यू तो चेंज होगी ही, एसिड की कॉस्ट ना भी बदले तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर, चलो बल्कि एंड पे ही करेंगे, मैंने कहा था एंड पे बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 13 पर आपको एसिड का अकाउंट कोई चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में चेंज आनी है। वो चेंज क्या होगी, इस साल की डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब आ जाओ इधर और यहाँ पर लिखो फॉर द ईयर एंड, वर्किंग वन ही चलने दो ना, उसी के अंदर ही लिख दो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। तो सबसे पहले किसको डेप्शन करनी होती है आपने, ओपनिंग, और है ही ओपनिंग, एडिशन है ही कौन नहीं इस सवाल में। बहरहाल चले, ये ना हो कि आपके जहन में ही होगा कुछ भी नहीं होगा, होगा ना, ऑन ओपनिंग एसिड्स, बस अंग्रेजी एक बार लिख दिया आपने, आप सिर्फ ज़बानी में बोला करूंगा, आपको जब तक याद ना हो लिखते रहा करें प्लीज़, पक्का करना है इसको।
मैं बिल्कुल अलग अलग करके इसीलिए करवा रहा हूँ आपको, कहीं पे कन्फ्यूजन ना आए आपको। आगे जाके चीज़ें जब बड़े सवालों में जाती है तो यही में मसले आ रहे होते हैं बस। अब ओपनिंग एसिड्स की डेफिनेशन निकालनी है तो मेथड कौन सा है, ये हर बार देखो मेरी बात सुनो, आपने एक सवाल को 2 बार किया बगैर कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखे हुए तो आपने सवाल याद कर लिया, जो कि नुकसान की बात है। क्योंकि आप 100 सवाल भी इस तरह से करके चले जाएं ना याद करके, तो पर्चे में तो 101 है, उस 100 में से तो नहीं आने, पर्चे में तो 101 है। तो फिर हमने क्या करना है, हम चाहे वो 10 सवाल 10 बार करें, यानी कि 100 सवाल करने की बजाय एक सवाल को कई बार कर लें, तो करते हुए रिवीजन कर रहे हों अपने कॉन्सेप्ट्स की, उसूलों की, तो फिर फायदे में। अगर आपने एक सवाल को 3 बार किया मुख्तलिफ रिवीजन्स में, लेकिन तीनों बार आपने उसके उसूलों को रिवाइज करते उसको किया, तो आपने एक सवाल नहीं किया, 3 किए, क्योंकि पर्चे वाला सवाल भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर बनेगा। तो ये आपने जब भी यहां पर लिखना है ना, ये आपने ओपनिंग एसिड की डेफिनेशन जब भी निकालनी है, तो आपने दिमाग में इस चीज को रिवाइज करते हुए इसको लिखना है, चाहे अंग्रेजी लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। क्या रिवाइज करते हुए लिखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए अच्छा पहली बात ओपनिंग एसिड से मतलब पहले से चले आ रहे हैं, फिर डेफिनेशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो फिर जो सा मर्जी साल हो एसिड्स का, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो रेट किस पर लगता है, इसलिए मैं ले रहा हूं ओपनिंग कॉस्ट। रट्टा नहीं लगा लेना, यहां पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेनी है जी हमने, रिड्यूसिंग बैलेंस में ओपनिंग बुक वैल्यू लेनी है, रट्टे नहीं लगाने दिमाग। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता, ये सोच है ना, सोच लिखना उतने टाइम में ही है, लेकिन सोच कैसे चल के आ रही होगी कि जी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, दिमाग वो बैकग्राउंड में ये वर्किंग चल रही होगी आपके दिमाग में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो चाहे जो सा मर्जी साल हो एसिड का रेट एसिड की कॉस्ट पे लगता है, इसलिए मैं यहां पे कॉस्ट ले रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स आपको सवाल से मिलेगी, तो ये लेजर सोल्यूशन में से मिलेगी, सवाल में जाकर नहीं देखनी। तो 1210, ठीक है, तो 1210 इंटू 20% इंटू हो ही नहीं सकता, इंटू वाला चक्कर ही कोई नहीं है। ये वो एसेट्स होते हैं जो पूरा साल हमारे पास रहे, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक रहे, ठीक है, लेकिन वो वाले जो पिछले साल से चले आ रहे हैं। ओके, वैसे फर्क नहीं पड़ता, एडिशन अगर साल के पहले दिन हो तो वही पूरा साल डेफिसिट होना होता है, लेकिन अपने उसूल को तरतीब को नहीं बदलेंगे। एडिशन चाहे पूरा साल भी आपके पास रहा है ना, तो आया साल के पहले दिन तो उसको हमेशा एडिशन वाले डिब्बे में लिखा करेंगे, चाहे आगे 12/12 कर दे, कोई मसला नहीं। ओके चले जी, 242, उसके बाद कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल हुआ, इसका मतलब बस डिस्पोजल तो भी सिखाया ही नहीं सर आपने, ठीक है। एडिशन लिख के डैश लगा दूं, चलो लिख देता हूँ, पहला सवाल है, आगे जब बड़े हो जाएंगे ना थोड़े से तो हुआ करेगा तो लिखा करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऑन एडिशंस, नहीं जी एडिशंस तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं यार, नहीं है तो गुस्सा क्यों करते हैं, टोटल कर दें। यानी कि अगर आप बड़े हो चुके हों, आपको ये बात पता हो, आप यहीं पे टोटल कर डबल लाइन लगाएं, बस ये आपकी डेप्रिसिएशन, आगे जाने की क्या जरूरत है। अभी ज़रा थोड़ा ये चीज़ें याद हो जाए ज़रा, इसलिए हम तरतीब नहीं छोड़ रहे अपनी। 242 क्या आया है जी हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13 का, एक्सपेंस 13 का, ठीक है। तो इसकी एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमागों में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही वर्किंग वन चल रही है लेकिन ये डेप्रिसिएशन आपने 31 दिसंबर 13 की निकाली है, तो 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग 807 आ गया, और इधर भी कैरी डाउन वही 1210 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है जी। और एक्सट्रैक्ट्स तो अब आप आंखें बंद करके भी बनाने लग गए, इतनी आसान है। अब जब फुल फ्लैज 16-18 नंबर का सवाल आएगा और एक्सट्रैक्ट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, बस चीज़ें बढ़ जाएंगी, होना तो यही है। एक सवाल आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है, लेकिन करेंगे तब जाके जब आप बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर कर चुके होंगे, हाँ मेरे ख्याल में फिर कर सकेंगे। अब वो 2 स्टैंडर्ड्स मिक्स हुए हुए हैं, अब वहाँ पे जाकर आप जो है वो एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल है बोरिंग कॉस्ट वाली, वहाँ पे जाके बच्चा घूमने लग जाता है। घूमना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके चीज़ों को करते जाना है। जो IAS 16 का कॉन्सेप्ट जो एडजस्टमेंट होगी, वो IAS 16 ऐसे ही पढ़ा था ना, उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते जा रहे हो ना IAS 16 में, तो उस पर्चे के सवाल के अंदर भी उस IAS 16 वाले एक्सट्रैक्ट्स को ऐसे ही बना लोगे अलग से।
फिर अगली एडजस्टमेंट देखोगे IAS 40 की आ गई है, कोई मसला नहीं है। IAS 40 जब पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर जनरल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट सब कुछ करते गए होंगे, तो 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके सवाल आ जाता है, बस यही फ़र्क होता है। परेशान नहीं होना, ठीक है जी। परेशान हो गए ना तो समझो फिर आधा मसला तो वहीं पे ही आपने अपने आप के साथ डाल लिया। परेशान नहीं हुए तो 50% मार्क्स करीब तो वैसे ही आप पहुंच गए, क्योंकि पढ़ा आपने सारा कुछ होता है, ठीक है। और परेशान नहीं हुए, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके सवाल किया तो 60-70% हर सवाल आप सही कर लेंगे, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट्स एक्सपेंस के अंदर आएगा 242, बैलेंस डेप्शन एक्सपेंस 242 आ जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में 1210 माइनस 800 नहीं 1210 माइनस 807 लिख लूँ पहले? अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। अब बताओ आंसर। 403 सही हो गया जी, कोई मसला? ऐसे ही किया था आपने? कितने बच्चों ने ये सवाल घर पे अटेम्प्ट किया था? हाथ खड़ा करें। मैंने सही नहीं कहा कि जवाब सही, अटेम्प्ट किया था, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड वाले भी क्लास में ही है मेरी जी, अटेम्प्ट किया था, ओके। और कितने बच्चों का सही हुआ? अच्छा, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको किसका इंतजार है? मेरा क्यों? मेरा पर्चा पास है, ले आओ इधर, मेरा पर्चा पास है। तो सॉरी, बिल्कुल उधर रखो। हाइब्रिड में किसी बच्चे ने अगर पिक्चर लेनी हो, सोल्यूशन देखना हो तो 1 मिनट है, जल्दी करें। एक्सक्यूज्ड। अगर हम जर्नल एंट्री ये करें, ये एसेट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, क्या ये सारी काउंटिंग चेंज हो जाएगी? ये करके देखेंगे जब बारी आएगी तो। जिस दिन एक्सचेंज भी करा लूँगा, एस्टीमेट चेंज भी करा लूँगा, उसके बाद फिर एंड पे जाके काम करना है हमने, प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। वो IAS 16 में तो नहीं ज़रूरत पड़ता, हम प्रैक्टिकली भी वो नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए वो सीखना ज़रूरी है, इसलिए वो सिखाऊंगा जब तो देखेंगे। हाँ, बहुत ज़रूरत है, यस। भाई का सवाल है कि ये वर्किंग वन ना लिखे, नहीं तो उसको क्या बताएंगे 215 कहाँ से आया? उसको सहूलत दो। बाकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कोई बच्चा इसको मिस कर जाए तो ICAP का जो चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो कोशिश करता है सवाल में, उसको ढूंढता है, अच्छे तरीके से देखता है कहीं से मिल जाए तो। लेकिन ये तो अब मूड पे उसके है, अगर ख़राब हो तो नहीं ढूंढे फिर, या उसको ना मिले फिर तो सहूलत दें, कोई मसला नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। लाजमी करें रेफर प्रॉपर वर्किंग को। ठीक किया तो हुआ है मैंने, हाँ लिख लें अगर लेजर रिक्वायर्ड है। मैंने ये कल अर्ज़ किया था, अगर उसने लेजर रिक्वायर किया तो फिर अच्छे तरीके से बना दें जैसे वो है, नहीं तो वर्किंग में तो ये करें बस दबा के। जी, वर्किंग रिक्वायरमेंट आपने पहले बना लेनी है, जैसे लेजर्स रिक्वायर थे मैंने पहले बना लिए। जब वो रिक्वायरमेंट जगह पूरी होगी तो आगे वर्किंग्स पे चले जाएं, फिर वर्किंग की हेडिंग दें, 1 2 3 4 5 करते जाएं, बाकी कोई मसला नहीं है। आप एक लेजर के बाद एक वर्किंग, दूसरे के बाद फिर वर्किंग कर लें, तब भी काम चल जाता है। पर मुनासिब यही होता है कि रिक्वायरमेंट पहले एड्रेस करें और वर्किंग्स इकट्ठी फिर बाद में कर लें। मुक जाने ना दे सवाल 2-4 दिन से, कोई एडा मसला नहीं, तुसी छड्डो, टेंशन ना लिया करो, छोटे छोटे सवाल है ना। हाँ जी, ज़रा सवाल देखें जी। ये बैलेंस अपीयर हो रहे हैं व्हीकल के। अच्छा एक बात है, बल्कि बात क्या है पहले ज़रा, अच्छा ये अब होमवर्क क्यों ज़रूरी है? आप कहोगे सर बस अब होगी, बस ये क्या तरीका है, बस कर दें, ये सादा बात है। भाई सादा बात है ना, लेकिन जितनी पक्की होगी, ये बुनियाद है मेरी, मैं उसके ऊपर उतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपने बस ये ज़रा मुझे सपोर्ट करते रहना है। कितनी देर लगी थी भाई होमवर्क करने में? आज 45 मिनट ज़्यादा लगाया आपने। आपको 5 से 7 मिनट में एक सवाल करना चाहिए था। वो तो मैंने कह दिया था कि 5 नंबर ले लो, लेकिन मैंने कहा था कोशिश करना। बहरहाल ये तो अभी स्टार्ट है ना, इब्तदाई इश्क है ना, अभी तो इब्तदाई इश्क है ना। आप इसको स्पीड में लाएं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, ठीक है। कोशिश यही करनी है, आपने अपनी ऑन टोज रहना है। सोल्यूशन करते हुए ना बस सांस रोक के सवाल करने की आदत, यानी कि तेज़ी की आदत शुरू से डालें, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है आपने
अभी आज भी जो मैं होमवर्क देता हूँ मैं 7-7 मार्क्स लिखता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर 5 नंबर हैं तो 9 मिनट बनते हैं। आपने कोशिश करनी इतने आसान सवाल में 9 मिनट लगाऊंगा यार, नहीं यार मैं तो 6-7 मिनट में फिड़का दूंगा इसको, कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सलूशन मौजूद, हाजा मौजूद। अब ये सिर्फ 1 साल का ये अकाउंट बनाना है, तो 4 मार्क्स मैं दे रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है। तो आप हिम्मत करके इसको 5 मिनट में करेंगे। अगला सवाल डिस्पोजल का है, ठीक है जी। अब वो मैं शुरू करवाता हूँ। आज ज़्यादा होमवर्क डिस्पोजल का ही होगा, ओके, नई चीज़ का होमवर्क होगा। तो एक थोड़ी सी बात जो मैं आपके साथ, असल में बुक नहीं है वरना मैं आपको थोड़ा और होमवर्क भी दे देता इसका। बहरहाल कोई इतना मसला है नहीं, आई थिंक आप कंफर्टेबल हैं अभी तक जितना काम किया इससे। लेकिन एक बात, जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ है सवाल में, पिछले सवालों में ऐसा था, बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे भी है, बहुत अच्छे, सही है, अच्छी बात है। ये देखें जी, ये सब सवालों में आप देख रहे हैं एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3, एसिड 4। आगे देखें, ये भी एसिड 1 2 3 4, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4। अभी आपको आज सवाल होमवर्क में मिल रहा है, उस सवाल के ऊपर लिखा हुआ है व्हीकल फलां और व्हीकल डिमका। तो जब व्हीकल ही है तो चाहे वो व्हीकल ए है, व्हीकल बी है, व्हीकल सी है, अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल के अंदर बुक आज आ जाएगी होपफुली, तो कल आपको कुछ सवाल जब होमवर्क में दूंगा डिस्पोजल के अंदर भी ऐसे सवाल हैं। ऐसा सवाल भी हो सकता है वो कह दे जी आप क्या जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस जनाब ये व्हीकल का है, ये मशीनरी का है, ये बिल्डिंग का है। फिर एडिशन एडिशन जो है वो व्हीकल का आ गया, ये बिल्डिंग का आ गया। तो जब इस तरह से आ जाए, डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड्स आ जाएं, तो हर क्लास के लिए आपने अलग लेजर बनाना है। व्हीकल एक क्लास ऑफ एसिड है, तो जितने व्हीकल्स हैं उसके लिए एक लेजर बनाओ, और पीपीई के नोट में भी उसका एक ही कॉलम बनेगा। बिल्डिंग एक क्लास ऑफ एसिड है, तो जितनी बिल्डिंग से सवाल के अंदर हो उनके लिए एक लेजर बनाना है, और फिर पीपीई के नोट में भी एक ही कॉलम बनेगा। जितनी प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास हो, यानी कि एक क्लास ऑफ एसिड के लिए आपने एक एसिड अकाउंट बनाना है और उसी का एक अकोमोडेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। हाँ, ये नहीं करना व्हीकल और बिल्डिंग मिक्स कर रहे हैं, प्लांट और कंप्यूटर मिक्स कर रहे हैं, नहीं, क्लास अलग रखनी है, ठीक है। लेकिन जब सेम क्लास के एसिड्स आए तो उनको एक ही लेजर में रखना है। कोई मसला इस बात से? चलें जी, मेरे ख्याल में अब शुरू करते हैं फिर वही जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है। FAR 1 शुरू करते हैं ना, ठीक है। अब फिर थोड़ी सी इंट्रो साथ करनी पड़ा करेगी, इंट्रो की फिर FAR 1, इंट्रो की फिर FAR 1, ये चलेगा ही, ठीक है। तो हेडिंग बनाएं जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसिड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसिड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे भाई आपके पास एक मोबाइल है जो आपने बेचा, ठीक है, तो आप उस मोबाइल के बारे में क्या क्या बातें बता सकते हैं हमें ज़रा? फीचर्स वगैरह से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे फीचर्स से कुछ लेना देना नहीं है। आप समझ आ गई बात? फिर क्या बता सकते हो? हाँ, मुद्दे पे आ गए ना बात। फीचर्स तो तुम लोगों का भाई मसला है, ये इतने मेगा पिक्सल है और ये इतने जीबी है और ये इतने फलां और डिमका है, भाई ये क्या करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मतलब की बात पे आओ ना, ठीक है। ये कितने का, क्या बोला आपने? ये मैंने कितने का परचेजा था, फिर कितने का सेला है, फिर हैं? जी हाँ, किस दिन खरीदा था और किस दिन बेचा, बस ये 4 चीज़ें अगर आप मुझे बता दें तो मैं एसिड का डिस्पोजल आपको सिखा दिया करूँगा, ठीक है। इतना आसान काम है।
तो कोई भी एसेट अगर आप बेच रहे हैं तो उसके बारे में ये 4 चीज़ें आपने पता करनी होती हैं। कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, कब बेचा, कितने का बेचा। ये कितने का जो बेचा है ना, ये है वो सेल प्रोसीड। दिस इज नॉट रेजिडुअल वैल्यू। सेल प्रोसीड का मतलब है आज जो एसेट बेचने गए एक्चुअल में तो उसके कितने पैसे मार्केट से हमें मिले। रेजिडुअल वैल्यू तो एक अंदाज़ा था लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर कि अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे ये इतने पैसे हमें शायद रिकवर कर दे। वो चेंज भी हो सकता है, पर लाइफ का एंड तो अभी नहीं आया, तो बीच में ही खड़े हुए किसी वक्त एसेट को बेच देते हैं हम। ठीक है, तो पहली बात तो सॉरी मैं भूल गया आपको पता चलूँ कि डिस्पोजल है क्या। डिस्पोजल क्या है, एडिशन क्या था, फिक्स एसेट का एडिशन क्या होता है। जब इसको कहते हैं रिकग्निशन, रिकॉर्ड करना। जब आपने एसेट खरीदा बिजनेस के लिए, बिजनेस के यूज के लिए, तो आपने उसको बिजनेस की किताबों में रिकॉर्ड किया। तो डिस्पोजल डी रिकग्निशन भी कहते हैं इसको। ये क्या है, जब एसेट बिजनेस से चला गया तो आपने उसको डी रिकॉर्ड किया। क्या बोला मैंने, असल लफ्ज जो स्टैंडर्ड यूज करता है वो करता है डी रिकग्नाइज। जरा मुश्किल लफ्ज है, ठीक है ना। तो डी रिकग्नाइज का मतलब क्या है, जो चीज रिकग्नाइज्ड थी यानी रिकॉर्डेड थी उसको अब किताबों से। तो डिस्पोजल का मतलब एसेट बिजनेस से चला गया। अगर एसेट बिजनेस से चला गया तो जैसे आया था तो उसको रिकॉर्ड किया था, जाया है तो जाया तो उसको डी रिकॉर्ड यानी डी रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो एसेट के जाने के कई तरीके हैं। सबसे आम और सबसे रूटीन वाला जो आपको नजर आएगा वो क्या है, जो आपने बेच दिया एसेट, ठीक है, सेल कर दिया। सेल नहीं किया आपने, एक्सीडेंट हुआ, आप लेट से आपका व्हीकल था, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है वो टूट फूट गया, बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, या आपका वो एसेट जो है वो चोरी भी हो सकता है। ठीक है, या आपका वो एसेट जो है वो किसी नए एसेट के बदले में वो पुराना एसेट आप एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। तो ये कई तरीके हैं जिनके एसेट जिसका ट्रीटमेंट एसेट का डिस्पोजल कहलाता है। असल में डिस्पोजल का मतलब क्या है, किताबों से एसेट को निकालना। एसेट किसी वजह से निकल जाए, ओनर को उठा के घर ले गया, बिजनेस के लिए वो डिस्पोजल है। ठीक है, सेल कर दिया, बिजनेस के लिए डिस्पोजल है। चोरी हो गया, डिस्पोजल है। ठीक है, आग लगी, एक्सीडेंट हुआ, तबाह हो गया, एसेट तबाह दे, तो क्या है, डिस्पोजल। ठीक है, बिजनेस से एसेट का चला जाना, उसकी अकाउंटिंग सेम ही होगी जो आपको आज सिखाने लगा हूं। ठीक है, तो आपको मैंने अर्ज किया कि 4 चीजें आपको अगर पता हो तो आप डिस्पोजल आराम सुकून से कर लिया करेंगे। तो इस सवाल को जरा पढ़ते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ। बोर्ड मिटा दें यार, आमिर नहीं है, नहीं आप मिटा दें। सवाल पढ़ें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करें जी। एसेट अकाउंट बना दें, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बना दें। देखते हैं, और वैसे टाइम बड़ा है, इंशाल्लाह ये वाला अकाउंट भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको छुपा दिया, एक नया अकाउंट आ जा रहा है। ठीक है, ये नई चीज़ है आज। तो एसेट अकाउंट बनाने हमने और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाए जैसे पहले था। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2018 रेट ऑफ डेप्शन है 10% और मेथड है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब सवाल का स्टार्ट पढ़ें। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग एज ऑन 1 जनवरी 18। तो ये क्या नजर आ रहा है जी, ओपनिंग बैलेंस है। एसेट अकाउंट का ओपनिंग अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का अलग है। तो इसका मतलब ये एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या है, कॉस्ट। तो एसेट अकाउंट अलग बनेगा, उसमें कॉस्ट नजर आएगी। अक्यूमुलेशन अकाउंट अलग बनेगा, उसमें डेप्शन पड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ परचेज, डिटेल ऑफ एडिशंस में डेट ऑफ परचेज के साथ 2 एडिशंस आ रहे हैं, 1 मार्च और 1 जून को 2 एडिशन हुए। ठीक है, और आपकी नई चीज डिस्पोजल भी आ रही है। ठीक है, शुरू करें सवाल, चलें। तो सबसे पहले तो अपने ये 2 लेजर्स बनाते हैं, अपने दोस्त दोनों बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 20 यार, एक तो पेज नंबर मुझे देखने जाना पड़ेगा भाई, मैं पेज नंबर देखने जा रहा हूँ, ना सुना मेरे पीछे। 149 ये आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में आपको आज जब बुक आ जाएगी या कल में, तो कौन सा पेज था जी, आपको फिर आसानी होगी सवाल कौन से सफ़े पे पड़ा है जी। एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बड़ा सुकून नहीं हो गया वैसे 1000 में जो सवाल हम करने लग गए, टाइम बचता है इससे। 3 सिफरें बार बार लिखने से बच रहे हैं हम, टाइम बच रहा है हमारा। ठीक है, तो चले जी, एसेट अकाउंट बना लेते हैं हम कॉस्ट पर।
ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, एट कॉस्ट। ओ मेरे दोस्त, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, एट कॉस्ट। यही जब मैं आपको दूसरी एंट्री कराऊंगा ना एंड पे जाके, जो किसी और टॉपिक के लिए यूज होती है, यहाँ पे तो यूज नहीं करते हम, जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनेगा तो यहाँ पे मैं एट बुक वैल्यू लिखूंगा और फिर ये अलग से नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा जरा जहन बना लो ना, अभी छोड़ो भाई, तो बहुत दूर की बात है। 1000 में करेंगे ये सवाल भी। कौन लिखे 3 लाख 5 लाख, 300 500 लिखेंगे, छोटा छोटा फिगर, ठीक है ना। बहरहाल रुपीज इन 1000 लिखना जरूरी है। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, जी, रुपीज इन 1000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक लेजर की जगह खाली छोड़ दें, ठीक है, जो नया आज बनना है। बस जितनी जगह पे ये बना हुआ है, जैसे ऐसे भी कर लेते होते हैं कुछ बच्चे, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, ये 2 लेजर जैसे आमने सामने बन गए, तो इसके नीचे एक, जितने लेजर ये जगह इतनी जगह इसके नीचे छोड़ दीजिएगा। और कोई बच्चे अगर एक एक लेजर ही आमने सामने बनाते हैं तो एक लेजर की जगह छोड़नी है, वो लेजर जिसका मैंने नाम छुपा लिया। ओके, सही है ना। हाँ, एक लेजर की जगह छोड़ दें, बाकी सवाल सारा उसी रूटीन में चलाते हैं पहले जैसे करते आ रहे थे। ठीक है जी। सबसे पहले यकम जनवरी 18 पर ओपनिंग बैलेंस है, एजाज है। अच्छा, मैंने कहा कुछ स्टूडेंट अब आया है जी। यकम जनवरी 18 पर ओपनिंग बैलेंस एसेट का 300 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 120। तो यकम जनवरी 18 है ना, ब्रॉट डाउन 300, यकम जनवरी 18 पर ब्रॉट डाउन 120। उसके बाद क्या है, क्या है उसके बाद? एडिशन है, कोई नई चीज है, कर रहे थे ना पहले, तो फिर कर लो। मसला क्या है? यकम मार्च और यकम जून, 30 और 50। तो पहला एडिशन 30 का, एंट्री बोलो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, किस दिन? 1/3/18। दूसरा 50 का, एंट्री बोलो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, किस दिन? यकम जून 2018। कुछ नया नहीं। अब नई चीज आपके सामने पेश की जा रही है और वो है डिस्पोजल। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपकी सोच से ज्यादा आसान है। ठीक है, बस ध्यान लगाना जरा। अब स्टेप्स हैं 4। डिस्पोजल जो है ना, उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, वो 4 स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूँ आज, ज़रा आराम सुकून से करते हैं, जल्दी तो कोई नहीं ना आपको। ठीक है, तो वो स्टेप्स करने से पहले, लिखने से पहले मेरा दिल है कि हम पार्ट 2 स्टार्ट कर लें। मेरे ख्याल में 1 घंटा हो गया है ना, आपने तो बताया नहीं आज। 2 मिनट रहते हैं तो कोई गल नहीं।